Hello students, good morning. I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for class 11th accountancy. Class, today we are going to begin another chapter, a very interesting chapter, that is chapter number 7, depreciation. It is chapter number 7 as per your NCERT books, but if you talk about the DK Goel, then it will be your chapter number 16. Alright, so class, let's start with the topic. We are having the term that is depreciation. हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की एक बेसिक जर्नल एंट्री को सीखा था और कुछ कैलकुलेशन वहां पे देखी थी, लेकिन उसका डिटेल वर्जन जो है वो अब हम लोग इस चैप्टर पे देखने जा रहे हैं. ऑलराइट क्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है. क्लास, इसका मीनिंग जानने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू रिकॉल सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट दैट वी हैव गॉन थ्रू इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. ऑलराइट, तो आप सभी जानते हैं क्लास कि हमारे पास में एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस ये दो टाइप्स के हैं. द वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यू कैन से, एंड द अनदर वन इज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स. ऑलराइट क्लास, रेवेन्यू नेचर मतलब होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें करने हैं या मंथली बेसिस पे हम लोगों को करने होते हैं. साल भर का बेनिफिट जो आपको एक्सपेंसेस दे रहा है वो दैट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ऑलराइट, और इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं देन एग्जांपल विल बी योर रेंट, योर सैलरी, परचेजेस and many different expenses are there. Alright class, and if we talk about the capital expenditure, तो कैपिटल एक्सपेंसेस हमारे पास में वो खर्चे होते हैं क्लास जो हम एक साल से ज्यादा के लिए कर रहे हैं. आप इसके अंदर बोल सकते हैं वेन एवर यू आर परचेजिंग एनी ऑफ द फिक्स एसेट, तो उस चीज को बोला जाएगा योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर. ऑलराइट, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं जो आपको बेनिफिट देने वाली है एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए, देन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस विल बी टर्म्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एन एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि हमने मशीनरी परचेज करा है, तो परचेज ऑफ मशीनरी विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 10 लाख, हमने इस मशीनरी को परचेज करा है 10 लाख रुपीज के लिए. ऑलराइट, अब आप देखिए आगे क्या है हमारे पास में. देखिए रेवेन्यू नेचर वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं क्लास, ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी कि ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं हमारे पास में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाई इज इट? क्योंकि क्लास the main objective of conducting business activities is to earn a minimum amount of profit. alright, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो अर्न करें ही करें. alright, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू कंपेयर आवर ईयरली एक्सपेंसेस विद द ईयरली इनकम दैट इज बीइंग अर्नड. मैचिंग कॉन्सेप्ट. alright क्लास, तो उस वजह से जितने भी रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंसेस है दे डायरेक्टली रिकॉर्डेड टूवर्ड्स योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि आप अपना एक पर्टिकुलर किसी ईयर की प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सको. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन योर बैलेंस शीट. ऑलराइट क्लास, ये जो खर्चे हैं ये कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे पास में, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रहे हैं. बट टेल मी वन थिंग कि क्या असेट परचेज करना कोई एक्सपेंस नहीं है? क्या हम इसको हर साल यूज में नहीं ले रहे? और अगर रूल होता है कि हर साल के एक्सपेंस और इनकम को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, तो मशीनरी का एक्सपेंस क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए क्लास. तो हाउ द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर विल ट्रांसफर टू योर ट्रेडिंग एंड P&L, वो देखते हैं हम लोग. ध्यान से देखिएगा. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट इट डाउन. आप इसको साथ में नोट करते हुए चलेंगे. ऑलराइट क्लास, अब हम बात कर रहे हैं कि एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड P&L में कैसे हमें रिकॉर्ड करना होता है. तो आप देखिए, सपोज हम बात करते हैं कि द लाइफ ऑफ दिस मशीनरी इज, जो इस मशीनरी की लाइफ है, सपोज वो अभी हम ले लेते हैं क्लास 10 ईयर्स.
इज इट क्लियर? यानी कि ये जो मशीन है ये हमें आने वाले 10 साल तक बेनिफिट देने वाली है। ऑलराइट, तो अगर मान लीजिए इसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, तो इसका मतलब ये हो गया क्लास कि हमें हर साल पर ईयर एक्सपेंस हमें कितने रुपीस का हो रहा है पर ईयर एक्सपेंस? आप देखिए यहाँ पे पर ईयर एक्सपेंसेस है हमारे पास में, सपोज 10 लाख रुपीस की मशीनरी थी, रुपीज 10 लाख, और ये हमें बेनिफिट दे रही है क्लास 10 ईयर्स के लिए। तो आपके पास में पर ईयर एक्सपेंसेस कितने रुपीस के हो रहे हैं क्लास? 1 लाख रुपीस के। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें हर साल ये 1 लाख रुपीस को ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि अगर मैं पूरे 10 लाख रुपीस एक साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर देता तो ये गलत ट्रीटमेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा क्लास। इस असेट को यूज करके मुझे 10 ईयर्स तक इनकम अर्न कर रहा हूं मैं, 10 ईयर्स तक मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब इस खर्चे को भी मुझे आने वाले 10 सालों तक रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड P&L में। तो मैं पूरा 10 लाख रुपीस को एक बार में नहीं कर सकता। तो व्हाट आई हैव डिड इज आई जस्ट कैलकुलेटेड पर ईयर एक्सपेंडिचर, इसका मैंने अपोर्शनमेंट कर दिया, या आप बोल सकते हैं इसको प्रपोर्शनेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ द मशीनरी। ऑलराइट, अब ये जो हम हर साल का खर्चा कैपिटल नेचर वाले एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा करके जो हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। और इसी से डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन निकल कर आती है हमारे पास में, दैट डेप्रीसिएशन विल बी द एक्सपेंस ऑफ यूजिंग योर असेट, या ये भी बोला जा सकता है कि असेट को यूज करने में जो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। आप देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास में मशीनरी 10 लाख की थी, एक साल बाद में ये मशीनरी 9 लाख रुपीस की रह जाएगी, उसके एक साल बाद में ये मशीनरी 8 लाख रुपीस की रह जाएगी, और इसकी जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो इस मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाएगी या स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। ऑलराइट क्लास, ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी या रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ असेट ड्यू टू इट्स यूजेज इन योर बिजनेस इज टर्म्ड एज डेप्रीसिएशन। ऑलराइट, तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को हम लोगों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना होता है एज पर द लाइफ ऑफ द ईयर। उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते रहते हैं हर साल। देखिए जैसे अभी यहां पर है 10 लाख रुपीस की एसेट खरीदी, इस करेंट ईयर में मैं 1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दूंगा मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां पे वैल्यू कितनी बच जाएगी बैलेंस शीट में? 9 लाख रुपीस रह जाएगी। फिर उसके अगले साल 1 लाख रुपीस को और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रह जाएगी? अब 8 लाख रुपीस रह जाएगी। वी विल बी डीलिंग विद द अकाउंटिंग ऑल्सो, हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे, हम इसकी लेजर पोस्टिंग देखेंगे, और साथ में हम लोग इसका बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन आना चाहिए वो भी देखेंगे। तो जो भी अभी मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग भी है हमारे पास में। ऑलराइट, तो आई होप द टर्म इज क्लियर टू यू। ऑलराइट क्लास, now let's move to the next topic, that is the journal entries, means depreciation chapter में जो भी journal entries हमें follow करनी होती है वो देखते हैं एक बार। Class, this particular chapter is very much interesting as well as it is very much important for your upcoming classes and for your upcoming exams. Alright, so class, let's start with the topic that is journal entries for depreciation। हम लोगों को depreciation के लिए जो journal entries करनी होती हैं एक बार हम उसको देख लेते हैं। Alright, सबसे पहले the transaction is you have to purchase your asset, purchasing of asset, this will be the transaction। तो असेट को परचेज करने के लिए ट्रांजैक्शन क्या आता है क्लास हमारे पास में? आप देखिए असेट बढ़ रही है, इट कैन बी एनी असेट, इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी फर्नीचर, इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ऑलराइट, तो आपके पास में एसेट बढ़ रही है तो हम लोग करेंगे क्लास एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑलराइट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी आप अपनी एसेट को परचेज करेंगे दिस विल बी द जर्नल एंट्री। After this what you have to do is you have to charge depreciation, तो next transaction will be charging of
डेप्रीसिएशन, चार्जिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। ये हम लोग ईयर एंड पे करते हैं क्लास वैसे। ऑलराइट, सपोज हम लोगों ने असेट तो जिस डेट पे परचेस करी वहीं पे हम लोगों ने एंट्री कर ली, लेकिन डेप्रीसिएशन हम कब चार्ज करेंगे? एट द ईयर एंड। तो ईयर एंड पे एंट्री क्या आएगी हमारे पास में, आप देखिएगा, डेप्रीसिएशन विल बी एन एक्सपेंस फॉर अस। ऑलराइट, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, दैट विल बी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और ये हमारी असेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। अभी हम लोगों ने देखा था अभी कि अगर कोई असेट की वैल्यू 10 लाख रुपीस की है तो ईयर एंड के बाद में उसकी वैल्यू 9 लाख हो जाएगी, फिर उसके ईयर अगले साल उसकी वैल्यू 8 लाख रुपीस हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आवर असेट। ऑलराइट, एंड दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू क्रेडिट आवर असेट ओवर हियर। तो यहाँ पे एंट्री आती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट to asset account. All right, now these entries will be followed till the 2 stages. ये एंट्रीज हम लोगों को 2 स्टेजेस तक फॉलो करनी होती है क्लास। 2 कंडीशन है, जब तक आपकी असेट सोल्ड आउट नहीं हो जाती, और या फिर जब तक इस असेट की लाइफ खत्म नहीं हो जाती। ऑलराइट, तो पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास कि अगर हम असेट को सोल्ड आउट करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज हमें फॉलो अप करनी होती है। सो क्लास, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेल योर असेट, सेलिंग योर असेट, तो आप देखिए यहां पे हमारे पास में जब आपने असेट खरीदी थी तब आपने करा था असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप अपनी असेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो आपके पास में बैंक नाम की असेट बढ़ जाएगी, एंड दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इज इट क्लियर? बैंक नाम की एसेट बढ़ गई, और जो एसेट, इट कैन बी एनीथिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, वॉट एवर इट इज, फिक्स एसेट, जो एसेट आप सोल्ड आउट कर रहे हैं वो कम हो गई आपके पास से, तो हमने उसको क्या करा? क्रेडिट कर दिया। बट you have to just remember one thing class कि whenever you are selling your asset in the market, at that particular moment you have to calculate that whether you are earning any kind of profit or loss on selling of this asset। यानी कि जब हम हमारी asset को बेचते हैं तो हमें वहां पर एक चीज देखनी होती है कि हमें उस asset को सेल आउट करने में कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारी सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं हमारी बुक वैल्यू से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू कंपेयर द सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने रुपए में आपने अपनी एसेट को सोल्ड आउट करा है उसको कंपेयर करना होता है आपको अपनी बुक वैल्यू से। अब बुक वैल्यू क्या होता है? वी विल बी डिस्कसिंग दिस। पहले एक बार जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं फॉर प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आपके पास में मान लीजिए कोई प्रॉफिट हो रहा है, इफ यू आर अर्निंग एनी ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ द असेट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग अगर आपके पास में है, देन द एंट्री विल बी समथिंग लाइक दिस, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये इस तरीके की एक एंट्री आ जाएगी क्लास आपके पास में। एंड सर द अपोजिट ऑफ दिस विल बी फॉर लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेलिंग अगर आप करते हैं, द अपोजिट एंट्री विल बी पास, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इज इट क्लियर? ये लॉस की एंट्री हो जाएगी, अपोजिट एंट्री कर दी हम लोगों ने लॉस के लिए। ऑलराइट क्लास, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जब आप अपनी लेजर पोस्टिंग करेंगे, अभी जस्ट इसके बाद में हम लोग हमारी लेजर पोस्टिंग देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एसेट का अकाउंट हमें बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या चीजें होंगी, वहां पे हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर से भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो सकता है। ओके, तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक चीज हम बात कर रहे थे अभी बुक वैल्यू के लिए, तो बुक वैल्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर, आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन दीज जर्नल एंट्रीज इन योर नोटबुक्स। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर एनसीईआरटीज एज वेल एज इन योर डीके गोयल। ऑलराइट, तो आप देखिए कि बुक वैल्यू क्या होती है क्लास। द प्राइस एट विच यू आर परचेजिंग योर असेट इज टर्म्ड एज कॉस्ट। आप जिस प्राइस पे अपने असेट को परचेज कर रहे हैं वो कॉस्ट है हमारे पास में। ओके, सो कॉस्ट में से अगर अपन अपना डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, कॉस्ट में से आप हर साल का डेप्रीसिएशन माइनस कर रहे हैं, देन द रिजल्टिंग वैल्यू विल बी टर्म्ड एज योर बुक वैल्यू। द रिजल्टिंग वैल्यू विल बी टर्म्ड एज योर
बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है क्लास करेंट प्राइस, जिस डेट पर आप अपनी एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट की प्राइस आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर डेट पर आपकी एसेट कितने रुपए की पड़ रही है, और फिर उस बुक वैल्यू का हमें कंपेयर करना होता है हमारी सेलिंग प्राइस से टू कैलकुलेट दी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग ऑफ द एसेट। और एक क्लास आप देखिए, सपोज मान लीजिए हम कहते हैं हमने 10 लाख रुपीज में कोई एसेट को परचेस करा और आज से 3 साल बाद मान लीजिए हम उसको 8 लाख रुपीज में सोल्ड आउट कर रहे हैं। अब आप अगर उसको अपनी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, अगर आप उसको अपनी कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो 10 लाख रुपीज वाली चीज को आपने 8 लाख में बेच दिया तो ये तो 2 लाख रुपीज का लॉस शो हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। आप देखिए, आप उसको 2 साल बाद में या 3 साल बाद में सोल्ड आउट कर रहे हैं तो आप उसकी करंट वैल्यू एनालाइज कीजिए, और उसकी करंट वैल्यू अभी क्या चल रही होगी। अगर आप 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन पर एनम चार्ज कर रहे हैं तो उसकी करंट वैल्यू हो गई होगी अभी 7 लाख रुपीज। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूं क्लास। हम बात कर रहे हैं, सपोज वी हैव परचेज एन एसेट ऑन 1st of April 2015 और ये हम लोगों ने परचेज करी है सपोज 10 लाख रुपीज में। ऑलराइट, अब मैं इस पे हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ क्लास 1 लाख रुपीज का। 31 मार्च 2016 को लगाऊंगा 1 लाख रुपीज। ऑलराइट, अब मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई है 2016 अप्रैल में मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, दैट इज योर 9 लाख। सिमिलरली फिर मैं ईयर एंड पे अपना 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो अब मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई क्लास 8 लाख। फिर से मैं ईयर एंड पे अपना 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। 3 साल बाद बेचा हम लोगों ने तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना होगा हमें, तो अब मेरे पास वैल्यू देखिए क्या आ गई 7 लाख रुपीज। सो दिस 7 लाख विल बी माई बुक वैल्यू, दिस विल बी माई बुक वैल्यू। इसे हमें कंपेयर करना होता है सेलिंग प्राइस से, और हमारे एग्जांपल में अभी हमने सेलिंग प्राइस क्या ली थी 8 लाख रुपीज ली थी हम लोगों ने। तो इस हिसाब से आप देखिए हमें 1 लाख का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्लास, प्रॉफिट ऑन सेल। इज इट क्लियर, हमें प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको अपनी कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे होते, अगर आप इसको 10 लाख से कंपेयर कर रहे होते तो वो आपको लॉस शो करता 2 लाख रुपीज का, एंड दैट विल बी द रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इज इट क्लियर, क्योंकि आपने इसका बेनिफिट लिया है तो आप उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। आपके एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है तो आपको उसको अपनी करंट प्राइस से कंपेयर करना होता है अपनी सेलिंग प्राइस को टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। ऑलराइट, नाउ we will be discussing for the ledger accounts of depreciation as well as for fixed asset account, और उसी के साथ में हम लोग देखेंगे methods of calculating depreciation. So class, methods for calculating depreciation, वैसे तो हमारे पास में काफ़ी सारे methods होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं that is straight line method, return down value method, annuity method, depreciation fund method, इंश्योरेंस पॉलिसी, रिवैल्यूएशन, डेप्लीशन एंड योर मशीन आर मेथड। लेकिन क्लास अगर हम बात करते हैं 11th क्लास के लिए या 11th से 12th क्लास के लिए, देन वी हैव टू डिस्कस ओनली फॉर द 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि है हमारे पास में। द वेरी फर्स्ट इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको कई बार WDV मेथड भी हम लोग बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का होता है क्लास की जो डेप्रिसिएशन आपने अपनी कॉस्ट पे कैलकुलेट करा है, दैट पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन हैव टू बी रिड्यूस और हैव टू बी अप्लाइड फॉर द होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। ओके, सपोज अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, हमारी एसेट 10 लाख रुपीस की है। ओके, 10 लाख रुपीज़ की हमारी एसेट है और उसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर्स की है, तो यानी कि हम लोग हर साल 1 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हो जाएगा आपके पास में। लेकिन वहीं हम लोग अगर बात करते हैं रिटर्न डाउन के बारे में, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में आपके पास में हर साल आपका डेप्रिसिएशन चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यू हैव टू कैलकुलेट योर न्यू डेप्रिसिएशन ऑन योर बुक वैल्यू। यानी कि अभी तो जैसे 1 लाख रुपीज़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 10 लाख रुपीज़ पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन, फिर बुक वैल्यू आ जाएगी 9 लाख रुपीज़ की, फिर 9 लाख पे आपको अपना नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा।
फिर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो डिडक्ट करने के बाद जो बुक वैल्यू आएगी उस पर वापस से करना पड़ेगा। तो जब हम रिटर्न डाउन वाली मेथड को डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहाँ पे आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अभी हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। आपके पास में हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। एंड द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी असेट की जो वैल्यू है दैट विल बिकम जीरो। उसकी एंड ऑफ द लाइफ, जब असेट की जब लाइफ एंड हो जाएगी तो वहां पर आपकी असेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, निल हो जाती है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, वो भले से पॉइंट्स में चलती जाएगी लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं हो पाती है। ओके, एंड वी आर हैविंग सम डिफरेंट नेम्स ऑल्सो फॉर दीज मेथड्स। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हमारे पास में है क्लास, इसको और भी हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप इसको अपनी कॉस्ट पर, जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसी पर अप्लाई कर रहे हैं। साथ में हमारे पास में और भी होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। ओके, और उसी के साथ में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। इक्वल के साथ में हम लोग और क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स भी बोल सकते हैं। तो तीन डिफरेंट नेम्स वी आर हैविंग, थ्री नेम्स: original cost method, equal installment method, and you can say fixed installment methods. All right class, now let's talk about the formula for calculating the depreciation by the method that is straight line method. एक बार formula भी discuss कर लेते हैं हम लोग इसका। So class, formula for calculating your straight line method will be original cost of asset, original कॉस्ट ऑफ एसेट। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ही हमने कैलकुलेट करा था, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको हमने डिवाइड किससे करा था? नंबर ऑफ लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं स्पैन ऑफ द एसेट, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस हमें करना होता है क्लास स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू होता है जब असेट की लाइफ एंड हो जाती है तो जो भी उसकी वैल्यू बचती है, कबाड़ जिसको हम बोलते हैं, जब जितने रुपए में भी वो सोल्ड आउट हो पाएगा बाजार में, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो वी हैव टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर स्क्रैप वैल्यू और उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग हमारी लाइफ ऑफ एसेट से। लाइफ ऑफ एसेट, जितने भी साल की आपको लाइफ दे रखी होगी एसेट की, उससे आपको उसको डिवाइड करना होता है। ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड। नेम्स देख लिया हम लोगों ने, फॉर्मूला देख लिया हम लोगों ने, एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज देख ली थी, अब हमें उन्हीं जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। सो लेट्स प्रोसीड विद द जर्नल एंट्रीज पार्ट। So class, let's start the ledger posting for depreciation accounting. एग्जाम्पल से देखेंगे क्लास हम लोग इसको। सपोज अभी हम लोग जो शुरुआत से एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है हमारे पास में कि कॉस्ट ऑफ असेट जो चल रही है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ असेट ये चल रही है क्लास हमारे पास में 10 लाख रुपीज़ की, ऑलराइट। और जो लाइफ ऑफ असेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, लाइफ ऑफ एसेट जो है हमारे पास, एंड दैट इज फॉर 10 ईयर्स। इस हिसाब से अगर हम लोग हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो डेप्रिसिएशन आपका आता है, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग क्लास 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट विल बी रुपीज 1 लाख पर ईयर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट लेजर पोस्टिंग। ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेजर कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम लोग। बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग फॉर द सेलिंग ऑफ द असेट। अगर हम असेट को सोल्ड आउट करते हैं तो हम उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर रहे, उस चीज का एग्जाम्पल अभी नहीं देख रहे। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द नॉर्मल एग्जाम्पल एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग द नॉर्मल लेजर पोस्टिंग राइट नाउ। ओके, तो आप देखिए हमारे पास में हमें दो लेजर अकाउंट मेंटेन करने हैं। वन विल बी योर असेट अकाउंट, एक तो आपका बनेगा एसेट अकाउंट
और एक क्लास आप लोगों का बनेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट। असेट अकाउंट देखते हैं क्लास हम लोग। एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं डेप्रीसिएशन। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट वी हैव डन वाज, हम लोगों ने असेट को परचेज करा था। फॉर एन एग्जांपल वी आर परचेजिंग द असेट ऑन 1st of April 2015। तो 1st of April 2015 पे आपने अपनी असेट को परचेज करा। एंट्री क्या बनी होगी? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द जनरल एंट्रीज, वहां से देख सकते हैं आप। So the entry for this will be, the posting for this will be asset account debit to bank। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में to bank और यहाँ आ जाएगा 10 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? उसके बाद ईयर एंड हो गया, 31 मार्च 2016 पर हम लोग आ चुके हैं। दिस इज 31 मार्च 2016। अब आपको अपना डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। सो एंट्री फॉर अप्लाइंग द डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। यहाँ पर आएंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट आपने मेंटेन कर रखा है पहले से ही। आपको जो लेजर बनाने के लिए बोला जाएगा उसके खाली फॉर्मेट्स आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आप पहले एसेट का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं फिर आप डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बोथ ऑफ द लेजर अकाउंट्स विल हैव टू बी मेंटेन साइमल्टेनियसली ऑन अ पैरेलल बेसिस, ताकि आपकी जर्नल एंट्री साथ में पोस्टिंग हो सके दोनों जगहों पे। ओके, अभी एंट्री है डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31 मार्च 2016 पे ही कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी रुपीज 1 लाख पर ईयर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपीज। असेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, एसेट अकाउंट का क्रेडिट इस तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में क्लास बाय डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट विल बी रुपीज 1 लाख। ऑलराइट, और इस जगह पे हम लोग हमारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे भी हमारे पास में क्लास क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए था 10 लाख रुपीज़ का। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपीज़। इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया था 10 लाख रुपीज़ पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 9 लाख रुपीज़ का आ गया। इसी वैल्यू को आप अपने नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1st April 2016 to balance brought down and that will be again rupees 9 lakh. Is that clear? This will be done for the asset account. ना इसको भी बंद करना है हमें, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 31 मार्च 2016 को आप इसको क्लोज करेंगे। टोटल अगर लगाते हैं तो टोटल शुड बी 1 लाख रुपीज। यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो टोटल 1 लाख ही आना है। बैलेंसिंग फिगर 1 लाख का आ गया हमारे पास। और एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन क्या था? एक्सपेंस था, तो इस एक्सपेंस को हमें कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप डेप्रिसिएशन को जब प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री बनती है क्लास हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। दिस विल बी द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा क्लास हमारे पास में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? दिस विल बी डन। नाउ द सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो फॉर द होल ऑफ इट्स लाइफ। या तो आप असेट को बेचेंगे तब तक आपको रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर जब तक आपके असेट की लाइफ कैरी फॉरवर्ड हो रही है, टिल देन यू हैव टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स। एक साल का हम लोग और कैलकुलेट करके देखते हैं। आप देखिए 1st April 2016 पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 9 लाख रुपीज का। उसके बाद 31 मार्च 2017 पे वापस से हमें क्लास डेप्रिसिएशन लगाना होगा 1 लाख रुपीज का। ओके, अब यहां पर भी हमें वही चीज करनी है। आप देखिए यहां पर आ जाएंगे हम लोग 31 मार्च 2017 पे टू असेट। एंट्री क्या बनी थी आपकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट एंड द अमाउंट इज सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अमाउंट आपका सेम चल रहा है, 1 लाख रुपीज ही आ रहा है। ओके, फिर हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्लास हमारे पास में 9 लाख रुपीज। यहाँ पे भी आना चाहिए था 9 लाख रुपीज। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्लास 8 लाख का।
और यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8 लाख। सिमिलरली इसको भी क्लोज करना है आपको, तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2017, सॉरी दिस विल बी 2018 नाउ, और यहाँ पे वापस उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड अमाउंट विल बी ₹1 लाख, ऑलराइट, एंड ये भी आपका जो है क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ द असेट। 10 साल की लाइफ है तो आपको उसको 10 ईयर्स तक कैलकुलेट करना है, बट डोंट वरी इन योर इलस्ट्रेशंस आपको पूरे 10 ईयर्स तक का नहीं आएगा, ठीक है, 2 to 5 ईयर्स या जब तक आप अपने असेट को सोल्ड कर रहे हैं वहां तक की कैलकुलेशंस होती हैं। ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर क्लास। We have to deal with lots of remaining things. We are having the written down value method. We are having the methods of charging depreciation. आप आगे चल के देखेंगे when provision for depreciation is not maintained और when provision for depreciation is maintained. ये भी टॉपिक्स हैं हमारे पास में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सेलिंग ऑफ द असेट। जब आप अपने असेट को सोल्ड आउट करते हैं तो क्या वर्किंग होती है, क्या बैलेंसिंग फिगर्स कैलकुलेट होते हैं, वी हैव टू डील विद दैट ऑल्सो। ऑलराइट, till then, thank you so much, stay home, stay safe.